हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से 10th का कुछ क्वेश्चन जो पिछले क्लास में बच गया था। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि हो गया आपको प्रोबेबिलिटी का हो गया, ठीक है, आपको क्षेत्रमिति का हो गया, वो सभी सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है, दो सिक्कों की उछाल में संभव परिमाणों की संख्या कितना है। ठीक है, कितना सिक्का है आपके पास? दो सिक्का। जब इसको उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, दो सिक्का को हम अगर उछलाते हैं तो उसमें कितना संभव परिणाम आएंगे। ठीक, तो देखिए एक सिक्का को उछलाने पर आपको कितना परिणाम आता है। एक सिक्का को हम उछलाते हैं तो पहले हेड आएगा और टेल आएगा। ठीक है, इधर यहाँ क्वेश्चन दो सिक्का की उछाल में संभव परिमाणों की संख्या कितनी है। एक सिक्का को उछलाने पे हमको आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। ठीक है, अब दोबारा क्या आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। परिणाम कितने बन जाते हैं आपके? दो परिणाम बन जाते हैं, या तो एक टेल आएगा या एक हेड आएगा, या एक टेल आएगा या हेड आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो एक बार उछलाए तो कितना परिणाम बना? दो। दूसरा बार उछलाएंगे तो परिणाम कितना बनेगा? फिर से दो। तीसरा बार उछलाएंगे तो फिर से परिणाम कितना बनेगा? दो। चौथा बार उछलाएंगे तो कितना परिणाम बनेगा? दो। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि दो सिक्कों को कितनी बार उछलाएं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं कह रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि सिक्कों को उछालें डायरेक्ट। तो उछालें, दो सिक्कों को उछालें तो पहले हमको आएगा हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा। ठीक है, यानी कि दो सिक्कों को उछालने पे हमें परिणाम कितना बार आ जाएगा? टोटल परिणाम 4 बार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला सिक्का को उछलाने पे परिणाम 2, दूसरा सिक्का को उछलाने पे परिणाम 2, यानी कि 2 गुना 2, टोटल 4। अगर कह दे कि एक सिक्का को उछला जाता है, n बार उछला जाता है, एक सिक्का को n बार उछाला जाता है, या n सिक्का को उछालने की प्रायिकता कितनी है, तो उसका कितना हो जाएगा? 2/n। टोटल जितना सिक्का रहेगा उतना उछालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 2/n। यानी कि 3 सिक्का को उछालने की प्रायिकता 2/n 8। ठीक है, इसी तरह से आपको सवाल में ये फॉर्मूला लगा देना है 2/n, बस सवाल आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा है, ठीक है, पासा समझ रहे हैं ना, जो लूडो खेलते हैं। एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि टोटल एक पासा में कितना फलक रहता है? 6 फलक रहता है, 1 2 3 4 5 6 सभी पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो हम संभवतः 5 बार मान लीजिए फेंके, एक बार फेंके 1 आ गया, दूसरी बार फेंके 2 आ गया, तीसरी बार फेंके 3 आ गया, यानी कि 6 एक बार तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 6 का जब वैल्यूएशन वहाँ पे दिया हुआ है तो एक बार तो आएगा ही आएगा। तो 6 आने की प्रायिकता कितनी बनती है? 1। 6 आने की प्रायिकता 1 बनती है। ठीक है, 6 आने का संभवतः हमारे पास कितना चांस मिलता है? 1 चांस, मिनिमम तो 1 चांस मिलता है। कितनी बार में? 6 बार में। यानी कि 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता टोटल तो हमारे पास 6 है, लेकिन आएगा तो एक ही बार, तो 1/6। अब हो जाए, पूछ रहा है हमें नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, 1 - 1/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा?
5/6, यानी कि टोटल 1 में से हम क्या करेंगे 1/6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5/6। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका सूत्र होता है PE प्लस PE' इक्वल टू 1। PE जो है इलेक्टेड, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से इलेक्टेड, मतलब टोटल कितनी संभावनाएं हमारी बनती है प्रॉपरली, प्लस संभावना नहीं बनने की प्रायिकता, दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। आने की प्रायिकता हमारे पास है कितना है 1/6। पूछ रहा है नहीं आने की प्रायिकता PE1 इक्वल टू 1, तो PE' कितना आ जाएगा 1 - 1/6 इक्वल टू 5/6, यानी कि 6 नहीं आने की प्रायिकता हमारे पास 5/6 हो गया इस सवाल के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सेम इसी फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला को हम रहने देते हैं। सवाल है कि यदि PE इक्वल टू 0.07, PE इक्वल टू 0.07, तो PE' का वैल्यू कितना होगा? बस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, 1 - 0.07 इक्वल टू 0.93। तुरंत बस फॉर्मूला हमको याद है, PE प्लस PE' इक्वल टू 1, तो PE' तो वहाँ पे क्या करेंगे PE का वैल्यू डाल देंगे और माइनस कर देंगे, आ जाएगा 0.93। चलिए अब इसका अगला सवाल है, एक थैले में आपको एक थैला दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको तरह तरह के गेंदे डाल दी गई है। जैसे कि इसमें डाला गया है 4 सफ़ेद है, 6 लाल है और 7 काली है, 3 नीली गेंद। ठीक है, गेंद एक थैला में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंदें हैं। ठीक है, टोटल गेंद हमारे पास कितनी हो गया 6 × 4 = 10 20। टोटल हमारे थैले में कुल कितना गेंद हो गया है 20 गेंद हो गया है। तो एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? एक गेंद निकाला जाता है। मतलब इस तरह से पूरा थैला में हम डाल दिए और इस तरह से मिला करके एक गेंद हम निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे कितना? एक गेंद। टोटल में से हम एक गेंद निकालेंगे। ठीक है, चलिए टोटल में से हम एक गेंद निकाल लिए। टोटल हमारे पास 20 था, 20 C1, एक गेंद हमने निकाल लिया। अब कह रहा है इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता, जो हम गेंद निकालेंगे वो हर हालत में क्या होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए, ना कि काला होना चाहिए, लाल होना चाहिए, नीला होना चाहिए, ये चीज़ नहीं। कह रहा है कि सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंद हमारे पास कितना है? 4 है। तो 4 में से एगो कोई सफ़ेद होगा। ठीक है, 4 में से एक गेंद हम भगवान से दुआ करेंगे कि 4 में से ही एक गेंद हमें निकले। काला, लाल, नीला हमको नहीं निकले, हमको निकले तो निकले उजला। ठीक है, तो 4 C1 में बटे 20 C1, 4 C1 का वैल्यू कितना हो गया? फैक्टोरियल 4। अगर जान रहे तो निकलिए, नहीं जान रहे देख लीजिए। 4 C1, तो इसका वैल्यू हो जाता है फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 1 इंटू 4 - 1। फार्मूला है NC1 फैक्टोरियल n, और नीचे का हो जाएगा फैक्टोरियल 1 इंटू n - 1। तो ये कितना हो गया? 4 × 3 × 2 × 1 बटे फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुना, एक घट के कितना आएगा? 3। तो 3 × 2 × 1, यानी फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हम लिख दिए। ये संख्या कट गई, तो कितना बच गया मेरे पास? सिर्फ 4। उसी प्रकार 20 C1 में कितना बचेगा मेरे पास? 20। ठीक है, अब काटेंगे 1/5, यानी कि एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली, 3 नीली गेंदें हैं। टोटल हमारे पास 20 गेंदें हैं तरह तरह कलर के, उसमें से एक गेंद निकालना है। तो एक गेंद हमने निकाल लिया। ठीक है, किसकी कौन सी कलर की निकालनी है? अगर हमें डायरेक्ट कहता है कि हम एक गेंद निकाल ली है, हमें कोई लेना देना नहीं है कौन सी कलर की है नहीं है, तो डायरेक्ट 20 C1 हो जाएगा, यानी कि एक गेंद हम निकाल लिए। लेकिन कह रहा है कि हमें सफ़ेद ही होना चाहिए, तो 4 में 4 गो सफ़ेद है, 4 में से एगो हम निकाल लेंगे, 4 C1। ठीक है, अगर रहे कि ना हमको लाल होगा,
लाल होना चाहिए एक गेंद, तो 6C1। अगर कहता है कि नहीं एगो लाल होना चाहिए और एगो सफ़ेद होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ कर देंगे प्लस, और उसके बाद जिसका भी कहेगा, मान लेते हैं एक्स, चाहे जिसका भी कहेगा, लाल हो, काली हो, नीली हो, अगर उसमें से एगो हो या दूगो हो, तीन गो हो, हम करते चले जाएंगे। ठीक है, और एगो उजर हो तो एगो ये, तो जितना संख्या हमारा टोटल गेंद होगा उतना हम यहाँ पे करते चल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फॉर्मूला याद रखनी है, तरीका याद रखना है, तुरंत सवाल बन जाएगा। चलिए अब अगला सवाल त्रिकोणमिति का है। साइन थीटा, ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रॉपर एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एक सेट कंप्लीट कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल है आपका साइन थीटा इजकल टू a/b, तो कॉस थीटा इजकल टू व्हाट। कोई परेशानी है इसमें? हमने टेन थीटा का जो वैल्यू था, कल हमने सवाल देखा था 3 tan थीटा इजकल टू 4, सेम वही है। साइन थीटा इजकल टू a/b, कॉस थीटा इजकल टू व्हाट, तो ये a/b किसके बराबर है? p/h के बराबर है। और हमें कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए? b/h चाहिए। तो हमें यहाँ से आधार निकालना है, b का वैल्यू। तो फॉर्मूला हमने कल देखा था, कर्ण बराबर √p² प्लस b², ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू है a² प्लस h का वैल्यू कितना है? b। यहाँ b बेस का वैल्यू है, नहीं पता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बेस का वैल्यू इसको हम रखेंगे, चलिए x मान लेते हैं, क्योंकि a b हो जाएगा नहीं तो x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण मेरा b है, तो हो जाएगा b इजकल टू √a² प्लस x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रूट हटाने के लिए इधर इसको दोनों तरफ क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, तो रूट से स्क्वायर खत्म, इधर बच गया b² इजकल टू a² प्लस x²। अब a² इधर क्या आ जाएगा? माइनस, तो b² माइनस a² इजकल टू x²। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x बराबर √b² माइनस a²। ठीक है, यानी कि x हम क्या रखे थे? आधार रखे थे। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? b² माइनस a²। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे √b² माइनस a² बटा h, हमारे पास कितना है? b। बस सीधी सीधी सवालें हैं, फॉर्मूला देखना है कहाँ पे कैसा लगेगा। लंब है, आधार है, कर्ण निकालना है, लंब है, कर्ण है, आधार निकालना है, आधार है, कर्ण है, तो हमें लंब निकालना है, और फॉर्मूला पुट करके हमें फिनिशिंग करते चल जाना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज का है, ठीक है, ज्योमेट्री का सवाल है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सवाल है साइन थीटा, सॉरी ये तो हो गया ना, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C इजकल टू 90 डिग्री। तो कॉस A प्लस B का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण C 90 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस A प्लस B का मान क्या होगा? चलिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज कह दिया। चलिए समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। कह रहा है ये 90 डिग्री है, लेकिन ये इसका वैल्यू कितना रखा? C नाम दिया इसको। चलो इसको A ले लेते हैं, BC, ABC कंप्लीट हो गया मेरा। C 90 डिग्री है, तो क्या त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो A और B मिला करके, A प्लस B मिला करके 180 में से 90 घटेगा, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, A और B मिला के 90 डिग्री होगा, चाहे या तो ये 30 हो, ये 15 हो, सॉरी 60 हो, या ये 45 हो, ये 45 हो, या ये 2 डिग्री हो, या ये 88 डिग्री हो,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री होगा ही होगा। 45 पे था, हम कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे वैल्यू कौन सा होगा या नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं ए और बी मिला करके हमारे पास 90 डिग्री बचेगा, 180 डिग्री में से 90 डिग्री हमें बचेगा। तो हमें पूछ रहा है कोस ए प्लस बी हमारा कितना निकल गया 90 डिग्री। तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, कोई परेशानी वाला चीज़ें नहीं है, बस हम चित्र बना लेंगे अलजेब्रा में। ठीक है, अब अलजेब्रा कहते हैं, सॉरी, जियोमेट्री में। ठीक है, उसके बाद उसको हम देखेंगे, फटाफट सवाल निकालते चला जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, इसको चलिए मिटा देते हैं, बस फटाफट सवाल हमको करते जाना है। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, 10th का एग्जाम। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, इसका जवाब क्या निकलेगा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या आंसर निकलेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा को कन्वर्ट करेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब हम पहले ब्रैकेट में देख लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा sin थीटा 1 - cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब 1 - cos थीटा का अब हम क्या करते हैं, बट अलग अलग कर सकते हैं ना, 1 इस तरह से लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम। इसको भी हम अलग स्क्वायर दे दिए, इसको भी अलग स्क्वायर दे दिए, तो 1 - cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 - इसको लिख सकते हैं ना 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, कोई प्रॉब्लम। इसलिए प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए गुना ए लिख सकते हैं। ठीक है, बट साइन थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। चलिए एक माइनस से एक माइनस चला गया, हमारे पास बच जाता है 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। वेरी एकदम सिंपल तरीका से बस आपको कन्वर्ट कर देना है, एलसीएम लेना है, उसका मान क्या होता है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है, बस वैल्यू पुट करना है, बहुत ही आसान सवाल है, बस इसको देखना है और वैल्यू फटाफट पुट करना है, चाहे उसमें जोड़ दिया रहे या गुना दिया रहे, और चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, सवाल आपका है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। हमें किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 गुना cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। ठीक है, अब इसका क्या आएगा √3/4 माइनस √3/4, कितना बचेगा 0। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बस हमें वैल्यू पता होना चाहिए कौन से थीटा का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ पे रखेंगे तो उसका जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, काट खोट के अगर 0 आता है तो 0 आ जाएगा, कोई अगर सॉल्यूशन करके जोड़ घटा करके कुछ बचता है तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का। एक मीनार से 100 मीटर, मैं सवाल लिख देता हूँ, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण
60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बतावें। ठीक है, एक मीनार से 100 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है तो हम और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताएंगे। हम पहले चित्र बनाते हैं, चित्र बना लिए। ठीक है, ये हमारा मीनार हो गया, ये क्या है हमारा मीनार हो गया, जिसका ऊंचाई हमें नहीं पता है तो हम h रख लेते हैं हाइट। और यहाँ से ये 100 मीटर दूर क्या है हमारे पास, एक बिंदु है। कितना डिस्टेंस है इसका, 100 मीटर पास एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण दे रखा है हमें 60 डिग्री। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास, लंब है और ये आधार है। ठीक है, थीटा यहाँ है तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार में टेन थीटा लगता है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी, लंब बटा आधार। टेन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे h, यानी कि हाइट, नोट हाइपोटेनिस, हाइट बटे बी कितना है मेरा आधार, यानी कि 100 मीटर। तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h बटा 100। h बराबर क्या हो जाएगा 100 √3, यानी कि क्या हो गया मेरा मीनार की जो ऊंचाई है कितना है 100 √3 मीटर। हाँ, अगर कहीं कहीं इसको क्या करते हैं सवाल में आपको उलझाने के लिए इसका वैल्यू पुट करके गुना कर दिया जाता है, तो 173200 कितना दशमलव 3 दशमलव, यानी कि 173.20 मीटर एक्यूरेट वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाता है मीनार की ऊंचाई का। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि अल्फा और बीटा इक्वल है और जिसका वैल्यू है 45 डिग्री। सवाल है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, तो पूछ रहा है हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का मान। कोई बड़ा कोई टफ सवाल नहीं है, अल्फा की जगह 45 रखना है, बीटा की जगह भी 45 रखना है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 45 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 45 प्लस 45 कितना 90 डिग्री इक्वल टू 1। बस सीधी सीधी सवाल है, ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन दिया रहेगा, फटाफट बनाते जाना और उसको टिक आउट करते जाना है। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। अगला सवाल है, यदि रूट 2 इक्वल टू 2 साइन ए, क्या दिया हुआ है √2 इक्वल टू 2 साइन ए, तो ए का मान, चलिए ऑप्शन है इस बार हम आपको दे देते हैं, जवाब दीजिएगा। 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री और डी में है आपको 60 डिग्री। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। √2 इक्वल टू, यदि √2 इक्वल टू 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, ए का मान क्या होगा ये। चलिए इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। √2 इक्वल टू 2 साइन ए। अब देखिए 2 क्या है गुना, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। √2 बटा 2 इक्वल टू साइन ए, काटिएगा √2 से कट जाएगा, 1 बटा √2 इक्वल टू साइन ए। अब साइन में थीटा यानी कि ए का वैल्यू क्या रखेंगे, जिस कहाँ पे होता है 1 बटा √2। साइन में 1 बटा √2 कितने डिग्री पर होता है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि हम कह सकते हैं साइन ए यानी साइन 45 इक्वल टू 1 बटा √2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा, यानी कि एक जगह हमारे कितना है 45 डिग्री। सीधा सीधा सवाल आपको आएंगे, सीधा सीधा उसको बनाते जाना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कल के हिसाब के अनुसार, कल जिस तरह का सवाल था जो आपने देखा था कन्वर्जन का, ठीक है,
टेन थीटा और कॉट थीटा हमें कन्वर्जन 90 डिग्री के अंदर हम क्या करते हैं, एक दूसरे का वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सवाल है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान क्या है। तो हमने कल बताया था 90 डिग्री में रहेगा तो हम एक्सचेंज कर देंगे, चाहे इसको एक्सचेंज करेंगे या इसको एक्सचेंज करेंगे। चलिए 10 को एक्सचेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉट 64 डिग्री, देखिए 64 जोड़ 26 90 हो जाएगा, बटा कॉट 64 डिग्री, कट गया, कितना आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट इसी तरह से सवाल आपको बनाते हुए जाना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करें। ठीक है, हमारे पास दे रखा है व्यास, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो इसमें से वृत्त का परिधि सॉरी क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। व्यास हमारा दिया हुआ है तो त्रिज्या हम क्या निकाल लेंगे, व्यास बटे डायमीटर बटा 2, यानी कि 42 बटा 2 इजकल टू कितना 21। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पे डालेंगे 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7। ये एक्चुअल मान नहीं है, सबसे पहले क्लास में हमने बता चुका है कि पाई का वैल्यू 22 बटा 7 हम सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए रखते हैं, एक्चुअल मान नहीं है, क्योंकि ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। गुना आर का वैल्यू कितना आया मेरा 21, काटिए 7 21, 6 गुना 22 इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 132 सेंटीमीटर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, सवाल आपको बस इजी फॉर्मूला बेस्ड आपको सवाल आ रहे हैं। ठीक है, बस क्या है कि थोड़ा सा सवाल को हल्का सा उलझाया जा रहा है। दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, मान लीजिए एक ये वृत्त है और दूसरा वृत्त ये है, इसका त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, आर अनुपात आर कितना दिया हुआ है हमारा 2:3। तो पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात, किसका अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। स्मॉल आर का स्क्वायर स्मॉल वृत्त का क्षेत्रफल और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर बटे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई से तो पाई खत्म। ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटे 9, यानी क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, चलिए बस सवाल जो है ना आपको बस उलझाने के लिए दिया जाता है, उसमें कोई परेशानी वाला बात नहीं है। बस हमें क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, वहाँ पे हमको पुट कर देना है, फॉर्मूला का मान वहाँ पे डाल देना है, क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, उसके बाद हमें उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है यदि एक वृत्त की परिधि, इस बार परिधि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, परिधि हमें दे रखा है कितना 8 पाई, एक वृत्त का परिधि हमें 8 पाई दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमें नहीं पता है, तो हम क्या जानते हैं परिधि का वैल्यू, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है ना। ये कितना दे रखा है हमारे पास 8 पाई, तो पाई से पाई गया 2 से 8 गया 4 बार में, तो आर मेरा कितना निकल गया 4। अब हम फॉर्मूला पर डाल देंगे, यानी कि या तो ऑप्शन हम देख लेंगे, ऑप्शन किस हिसाब से है 22/7 है, ऑप्शन है आपका 8 पाई, दूसरा का है 18 पाई, तीसरा है 16 पाई, चौथा 18 नहीं है 4 पाई और उसके बाद 32 पाई। ये 4 ऑप्शन है, पाई में ही आंसर दिया हुआ है, तो हमें पाई हटाना नहीं है, पाई का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा 16 पाई। ठीक है, देखिए जो भी चीज़ें दिया हुआ है हम फॉर्मूला रखे, हमें पता चला है कि हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है। पहले हमें त्रिज्या फाइंड करना हुआ, त्रिज्या हमने कहाँ से फाइंड किया है, ऊपर वाले चीज़ों से जो हमें दे रखा है परिधि से। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला में
उसको हमने पुट कर दिया, हमारे पास आंसर निकल गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, कितना है 2, -5। 2, -5 किस चतुर्थांश में होगा। चलिए हमने कल देखा था पहला चतुर्थांश में क्या आता है प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में क्या आता है माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में क्या आता है माइनस माइनस, और चौथा चतुर्थांश में क्या आता है प्लस और माइनस। तो हमारे पास देख लेना है कि साइन का क्रम किस अनुसार है। देखिए यहाँ पे 2 किस में है प्लस में है, 5 किस में है माइनस में, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस, तो किस चतुर्थांश में आएगा चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि मूल बिंदु से 5, -5 की दूरी क्या होगा। क्या है मूल बिंदु से 5, -5, की दूरी। तो हम जानते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास तो एक वैल्यू दे रखा है, यानी कि x2 दे रखा है या y2 दे रखा है या x1 दे रखा है y1 दे रखा है। दूसरा हमारे निर्देशांक हमारे पास है मूल बिंदु 0, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे x2 हमारे पास अगर -5 रखते हैं तो x1 कितना हो जाएगा 0, ये मूल बिंदु का पहला टर्म्स, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 5 रखते हैं तो y1 का कितना होगा 0। चलिए ये क्या हो जाएगा -5 -0 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे √50 आ जाता है हमारे पास। √50 आ गया, दोनों को जोड़ने पे हम क्या निकल जाएगा 5√2, यानी कि 25 गुना 2 रूट में, अब 25 को बाहर कर दिए 5 और √2 अंदर रह गया। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, और भी हम अगले क्लास में इससे बेहतरीन और सवाल जो कि खासा इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपके सवाल जो कि महत्वपूर्ण होंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उनको आपको प्रॉपर रेगुलर देखना है, फॉर्मूला हो, लॉजिक हो, ट्रिक हो, जो भी चीज़ें अगर हम आपको दे पाते हैं, ठीक है, उसमें से उसका आपको ध्यान रखना है, उसको कंप्लीट करना है और अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।